भारत का स्वतंत्रता संघर्ष। अध्याय 9। औपनिवेशिक विधायिका का राष्ट्रीय इस्तेमाल। भारत की विधान परिषदों को 1920 तक कुछ भी अधिकार नहीं था। फिर भी उनमें जो काम हुए उससे राष्ट्रीय आंदोलन काफ़ी आगे बढ़ा। इस अध्याय में हम पढ़ेंगे कि किस तरह इन शक्तिहीन निष्प्राण विधायिकाओं का, जिनकी भूमिका परामर्श देने तक सीमित थी, इन विधायिकाओं का इस्तेमाल राष्ट्रवादियों द्वारा प्रचार की एक ऐसी मशीनरी के रूप में हुआ जिसका लक्ष्य भारतीय जनता में राजनीतिक चेतना फूंकना था। फिर है 1861 का अधिनियम। 1861 के इंडियन काउंसिल एक्ट ने कानून के लिहाज से गवर्नर जनरल की कार्यपालिका परिषद का दायरा बड़ा कर दिया। गवर्नर जनरल अपनी कार्यपालिका परिषद में अब 6 से 12 सदस्य और बढ़ा सकते थे और इनमें से कम आधे गैर सरकारी व्यक्ति भारतीय या ब्रिटिश होने चाहिए थे। कानून निर्मात्री समिति के रूप में इसे औपनिवेशिक विधान परिषद कहा जाने लगा, लेकिन थी यह पूर्णतः शक्तिहीन। सरकार की पूर्व अनुमति के बिना यह न तो बजट पर बहस कर सकती थी, न किसी वित्तीय कदम पर और न किसी अन्य महत्वपूर्ण सरकारी विधेयक पर। यहाँ तक कि प्रशासन के कामों पर भी यह विचार नहीं कर सकती थी और न उनके बारे में कोई सवाल पूछ सकती थी। अतः इसकी तुलना किसी भी प्रकार की संसद से करना उचित नहीं है। मानो इस तथ्य की पुष्टि के लिए ही परिषद की बैठकें साल में औसतन 25 दिन की ही होती थी। यह सिलसिला 1892 तक चलता रहा। भारत सरकार 1858 के पहले जैसी ही विदेशी निरंकुश सत्ता बनी रही। ऐसा नहीं है कि इसके पीछे कोई योजना नहीं थी। 1861 का इंडियन काउंसिल्स विधेयक पेश करते समय भारत के लिए राज्य सचिव चार्ल्स वुड ने कहा था, समस्त अनुभव बतलाता है कि जब एक शक्तिशाली जाति दूसरी जाति पर शासन करती है तो शासन का मुलायम से मुलायम रूप निरंकुश सत्तावाद ही होता है। 1 साल बाद उसने वायसराय एल्गिन को लिखा, भारत में जो स्थितियां मौजूद हैं उनमें एकमात्र उपयुक्त सरकार गृह देश से नियंत्रित निरंकुश सत्ता की सरकार ही हो सकती है। वस्तुतः यह गृह देश में नियंत्रित निरंकुश सत्ता ही 15 अगस्त 1947 तक भारत सरकार का मूल चरित्र बनी रहने वाली थी। इस विधान परिषद में भारतीय सदस्यों की भूमिका क्या थी? सरकार ने उन्हें इसलिए सदस्यता दी थी कि भारतीय दृष्टिकोण की अभिव्यक्ति हो सके। कारण बहुत से ब्रिटिश अधिकारियों और राजनीतिज्ञों को यह विश्वास हो चला था कि 1857 के विद्रोह के पीछे एक कारण यह भी रहा कि शासक भारतीयों के विचारों से अनभिज्ञ थे। लेकिन व्यवहार में विधान परिषद का यह मकसद भी पूरा नहीं हो पा रहा था। भारतीय सदस्यों की संख्या कम होती थी। 1862 से 1892 तक के 30 वर्षों में सिर्फ 45 भारतीयों को नामांकित किया गया। इसके अलावा विधान परिषद की सदस्यता देने के लिए सरकार की निगाह घूम फिरकर रजवाड़ों के शासकों या उनके कर्मचारियों, बड़े जमींदारों, बड़े व्यापारियों, अवकाश प्राप्त उच्च अधिकारियों पर ही पड़ती थी। मुट्ठी भर राजनीतिक चेहरों या स्वाधीन विचार के बुद्धिजीवियों को नामांकित किया गया, जैसे सैयद अहमद खान,
1878 से 1882, क्रिस्टोदास पाल 1883, वीएन मांडलिक 1884 से 1887, के एल नुलकर 1890-91 और रास बिहारी घोष 1892। ज़्यादातर सदस्य ऐसे होते थे जो न भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व करते थे और न उठती हुई राष्ट्रवादी लहर का। अतः यह आश्चर्यजनक नहीं था कि वे पूरी तरह से सरकार का साथ देते थे। इस मामले में एक दिलचस्प उदाहरण बलरामपुर के राजा दिग्विजय सिंह का है, जिन्हें 2 बार परिषद की सदस्यता दी गई, लेकिन जो अंग्रेजी का एक शब्द भी नहीं जानते थे। जब उनके एक रिश्तेदार ने पूछा कि आप इसका फैसला कैसे करते हैं कि वोट किधर देना चाहिए, तो उन्होंने बताया कि मैं वाइसराय की ओर देखता रहता हूँ। जब वे हाथ उठाते हैं तो मैं भी उठा देता हूँ, जब वे गिराते हैं तो मैं भी गिरा देता हूँ। परिषद के भारतीय सदस्य मतदान भी बहुत कम करते थे। जब देशी प्रेस विधेयक परिषद में विचारार्थ आया तो सिर्फ एक ही भारतीय सदस्य वहां उपस्थित था। जमींदारों से भरे ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के नेता महाराजा ज्योतिन्द्र मोहन टैगोर, और उन्होंने इसके पक्ष में ही मतदान किया। 1885 में जमींदारों के 2 प्रवक्ताओं ने बंगाल काश्तकारी विधेयक में काश्तकारों के पक्ष में जो थोड़ी बहुत बातें थी उन्हें भी खत्म कर दिया, जबकि सुरेंद्र नाथ बनर्जी जैसे राष्ट्रव्यापी नेता उसे काश्तकारों के और पक्ष में करने के लिए आंदोलन कर रहे थे। 1882 में कलकत्ता के बड़े व्यापारियों ज्योतिन्द्र मोहन टैगोर और दुर्गा चरण लाहा ने नमक कर में कमी का विरोध किया और उसके बदले व्यापारियों और विभिन्न पेशों में लगे व्यक्तियों पर लाइसेंस कर में कमी की सिफारिश की, जबकि राष्ट्रवादियों की मांग इसके बिल्कुल विपरीत थी। 1888 में बड़े जमींदारों के प्रतिनिधि पियरी मोहन मुखर्जी और बड़े व्यापारियों के प्रवक्ता दिनशा पेटिट ने भारत में ब्रिटिश व्यवसाय का प्रतिनिधित्व करने वाले गैर सरकारी ब्रिटिश सदस्यों के साथ नमक कर बढ़ाने का समर्थन भी किया। उस समय तक राष्ट्रवादी नमक कर के विरोध में काफ़ी सक्रिय हो चुके थे। उन्होंने प्रस्ताव पर काफ़ी उग्र ढंग से प्रतिक्रिया व्यक्त की। अखबारों में और कांग्रेस के मंच से उन्होंने मुखर्जी और पेटिट को बगुला भगत और भव्य लेकिन महत्वहीन की संज्ञा दी। उन्होंने इनके मतदान आचरण को राष्ट्रवादियों के इस दावे के सबूत के रूप में पेश किया कि मौजूदा विधान परिषदें भारतीय विचारों का बिल्कुल प्रतिनिधित्व नहीं करती। कांग्रेस के 1890 के अधिवेशन में मदन मोहन मालवीय ने कहा, बल्कि हम चाहेंगे कि परिषदों में गैर सरकारी सदस्य रहें ही नहीं, बजाय इसके कि ऐसे सदस्य रहें जिनका जनसाधारण से कोई संपर्क नहीं है और जो उनके प्रति क्रूर सहानुभूतिहीनता का प्रदर्शन करते हैं। पियरी मोहन मुखर्जी और दिनशा पेटिट को ये बड़े सम्माननीय महानुभाव, जिनकी खुद की भी आय है और जो बड़ी बड़ी तनख्वाहें ले रहे हैं, जैसी शब्दावली में विवरण देते हुए उन्होंने बड़े आवेश के साथ पूछा, सज्जनों, क्या आप सोचते हैं कि परिषद के सदस्यों के चुनाव में लोगों की कुछ भी आवाज़ होती तो क्या ऐसे सदस्यों की नियुक्ति हो सकती थी? श्रोताओं का जवाब था, नहीं नहीं, कभी नहीं।
यद्यपि शुरुआती राष्ट्रवादियों का विश्वास था कि भारत को अंततः सब शासित हो जाना चाहिए, लेकिन सरकार के ढांचे के बारे में कोई भी राजनीतिक सुझाव देते समय वे बहुत सावधान रहते थे। उन्हें इस बात का हमेशा डर रहता था कि सरकार उनकी गतिविधियों को राजद्रोह करार देकर उनका दमन शुरू कर देगी। अतः 1892 तक मांग सिर्फ यही बनी रही थी कि विधान परिषदों का दायरा बढ़ाया जाए और उनकी कार्यप्रणाली सुधारी जाए। उनकी यह भी मांग थी कि निर्वाचित भारतीय सदस्यों की संख्या बढ़े और उनके कामकाज में ज़्यादा हिस्सा ले, परिषद के अधिकारों की सीमा बढ़े और बजट पर विचार करने तथा उस पर निर्णय लेने और रोजमर्रा के प्रशासन के बारे में सवाल पूछने एवं प्रशासन की आलोचना करने के सदस्यों के अधिकारों में इजाफा हो। फिर है विधान परिषदों का नया रूप। 1892 का अधिनियम। यह राष्ट्रवादी आंदोलन का ही असर था कि सरकार को 1892 में इंडियन काउंसिल एक्ट के जरिए कानून निर्माण की प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन करने पड़े। औपनिवेशिक तथा प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 6 से 10 और फिर से 10 से 16 कर दी गई। इनमें से कुछ निर्वाचन नगर पालिकाओं, जिला बोर्डों आदि के जरिए अप्रत्यक्षतः किया जा सकता था, लेकिन सरकारी बहुमत बरकरार रहा। सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने का अधिकार भी दे दिया गया, लेकिन उस पर मतदान करने या उस बारे में कोई संशोधन दाखिल करने के अधिकार से उन्हें वंचित रखा गया। वे सवाल तो पूछ सकते थे, लेकिन उनका जवाब आने पर पूरक सवाल नहीं कर सकते थे और जवाबों पर बहस भी नहीं कर सकते थे। बहरहाल इस संशोधित औपनिवेशिक विधान परिषद की बैठक भी 1909 तक साल में औसतन 13 दिन की दर से हुई और गैर सरकारी भारतीय सदस्यों की संख्या थी 24 में से सिर्फ 5। वस्तुतः राष्ट्रवादी 1892 के अधिनियम से पूर्णतः असंतुष्ट थे। इसे वे अपनी मांगों के साथ मजाक मानते थे। परिषदें नपुंसक थी और सरकार की सत्ता पूर्णतः निरंकुश। अब उनकी मांग यह थी कि विधान परिषदों में गैर सरकारी निर्वाचित सदस्यों का बहुमत रहे और उन्हें बजट पर मतदान करने तथा इस तरह सार्वजनिक कोष पर नियंत्रण रखने का अधिकार हो। उनका नारा था, प्रतिनिधित्व के बिना कर नहीं। असल में उन्होंने अपनी मांगों को धीरे धीरे एक शक्ल दी। बहुत से नेताओं ने, जैसे 1904 में दादा भाई नौरोजी, 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले और 1906 में लोकमान्य तिलक ने कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के स्वशासित उपनिवेशों की तर्ज पर भारत में स्वशासन की मांग रखनी शुरू कर दी। लॉर्ड डफरिन, जिन्होंने 1892 के अधिनियम का खाका तैयार किया था, तथा दूसरे ब्रिटिश राजनीतिज्ञों और नौकरशाहों ने सोचा था कि विधान परिषदों द्वारा मुखर भारतीय नेताओं को औपनिवेशिक राजनीतिक ढांचे में शामिल कर लेने से भारत की राजनीतिक भाप समय समय पर बाहर आती रहेगी। आखिर विधान परिषदों के सदस्यों को कोई वास्तविक अधिकार तो था नहीं। वे सिर्फ लंबे चौड़े भाषण दे सकते थे। भाषणों से क्या होना हुआ ना था। नौकरशाही परिषदों की गर्मा गर्म लफ्फाजी की ओर से आंखें मूंदे रह सकती थी। फिर है
राष्ट्रवादियों की भूमिका। लेकिन ब्रिटिश नीति निर्माताओं को भारत के नेताओं की राजनीतिक क्षमताओं का जरा भी अनुमान नहीं था। जिन शक्तिहीन और नपुंसक विधान परिषदों का गठन सरकारी नीतियों और निर्णयों का अनुमोदन करने वाली मशीन और उदीयमान राष्ट्रीय नेताओं को तुष्ट करने के खिलौनों के रूप में किया गया था, उन्हें इन्होंने नौकरशाही की कमियों और दोषों को निष्ठुरतापूर्वक उजागर करने, लगभग प्रत्येक सरकारी नीति और प्रस्ताव की आलोचना और विरोध करने तथा बुनियादी आर्थिक मुद्दों, खासकर सार्वजनिक वित्त से संबंधित सवालों को उठाने के मंच के रूप में बदल दिया। उन्होंने सरकार के कार्यों और नीतियों की आलोचना इस कसौटी पर की कि उनके पीछे इरादा क्या है, उनकी प्रणाली क्या है और उनके नतीजे क्या निकलेंगे। विधान परिषदों द्वारा जजब हो जाने के बजाय उन्होंने इनका उपयोग अपनी राजनीतिक हैसियत बढ़ाने और राष्ट्रीय आंदोलन तैयार करने में किया। सेफ्टी वाल्व को राष्ट्रीयतावादी प्रचार के यंत्र के रूप में बदला गया। साहस, तर्क क्षमता, निर्भीक आलोचना, अगाध ज्ञान और आंकड़ों के तर्क प्रस्तुतिकरण के द्वारा उन्होंने विधान परिषदों में सरकार के खिलाफ एक लगातार अभियान चलाया, जिसका लक्ष्य उसकी राजनीतिक और नैतिक सत्ता खत्म करना और साम्राज्यवाद विरोधी भावना उभारना था। उनके खरे, निर्भीक और स्वतंत्र भाषणों की विस्तृत रिपोर्टें दैनिक पत्रों में छपने लगी, जिससे वैधानिक प्रक्रिया के प्रति लोगों में काफ़ी दिलचस्पी पैदा हुई। इन नई परिषदों ने कुछ बड़े राष्ट्रवादी नेताओं को भी आकर्षित किया। कांग्रेस के कुछ महत्वपूर्ण नाम, जिन्होंने 1893 से 1909 तक प्रांतीय या केंद्रीय विधान परिषदों में सदस्य के रूप में हिस्सा लिया, इस प्रकार थे: बंगाल में सुरेंद्र नाथ बनर्जी, कालीचरण बनर्जी, आनंद मोहन बोस, लाल मोहन घोष, WC बनर्जी और रास बिहारी घोष। मद्रास से P आनंद चार्लू, C शंकरन नायर और विजय राघव चेरियार। युक्त प्रांत से मदन मोहन मालविया, अयोध्या नाथ, विशंभर नाथ, बंबई के बाल गंगाधर तिलक, फिरोज शाह मेहता, RM सयानी, चिमनलाल सीतलवाड़, NG चंद्रवरकर और गोपाल कृष्ण गोखले तथा केंद्रीय प्रांत से GM चितनबीस। विधान परिषदों का यह नया इस्तेमाल करने तथा उनमें जान फूंक देने की दिशा में सबसे ओजस्वी भूमिका जिन दो व्यक्तियों की रही, वे थे फिरोज शाह मेहता और गोपाल कृष्ण गोखले। राजनीतिक रूप से दोनों ही नरमपंथी थे। दोनों अपनी निर्भीक आलोचनाओं और भारत में ब्रिटिश नौकरशाही की खुली नापसंदी के लिए मशहूर थे। दोनों ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण नेता थे। फिर है जान फूंकी मेहता ने। फिरोज शाह मेहता का जन्म बंबई में 1845 में हुआ था। वे जब 1860 के दशक में लंदन में वकालत की पढ़ाई कर रहे थे, उन्हीं दिनों दादा भाई नौरोजी के प्रभाव में आए। वे बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के ही नहीं, भारतीय कांग्रेस के भी संस्थापक सदस्य थे। 1890 के मध्य दशक से 1915 में अपनी मृत्यु तक वे कांग्रेस पर छाए रहे और उन पर अक्सर यह आरोप लगाया जाता रहा कि वे संस्था को अपने ढंग से चलाते हैं।
वे बहुत ही शक्तिशाली वक्ता थे। उनके व्याख्यान न केवल साहसिक, सरल और तीखे होते थे, बल्कि उनमें हाजिर जवाबी, परिहास, व्यंग्य और साहित्यिकता का भी अच्छा खासा पुट होता था। औपनिवेशिक विधान परिषद में फिरोज शाह मेहता का पहला शक्तिशाली हस्तक्षेप जनवरी 1895 में देखने को मिला। उस समय 1860 के पुलिस अधिनियम में वहां संशोधन करने का विधेयक विचाराधीन था, जिसके द्वारा किसी क्षेत्र में सजा के तौर पर पुलिस बल तैनात करने और उस क्षेत्र के निवासियों के चुने हुए हिस्सों से उसकी लागत वसूलने की स्थानीय अधिकारियों की शक्ति बढ़ाई जा रही थी। मेहता ने कहा कि यह कानून और व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर अदालत में मुकदमा चलाए बिना लोगों को अपराधी मानने और सजा देने का कानून है। जनता के नागरिक अधिकारों की वकालत करते हुए मेहता ने कहा, मैं किसी ऐसे कानून की कल्पना नहीं कर सकता जो इससे ज्यादा अधकचरा, प्रतिगामी, दुरुपयोग की संभावनाओं वाला या हताश करने वाला हो। कोई अंधा भी इसे देख सकता है कि यह कार्यपालिका के अधिकारियों को अत्यंत प्रिय उन अधकचरे कानूनों का ही एक अंग है जो इस वैज्ञानिक सत्य को नहीं पहचान सकते ही नहीं कि निर्दोष व्यक्तियों को नुकसान पहुंचाए या पीड़ित किए बगैर अपराध की सजा देनी है या उसका दमन करना है, तो इसका नियंत्रण न्यायिक प्रक्रिया द्वारा होना चाहिए। अधिनियम पर अमल करने का भार कार्यपालिका के जिन अधिकारियों को सौंपा जाना था, उनकी क्षमता और निष्पक्षता पर संदेह व्यक्त करते हुए मेहता ने कहा, इस पर विश्वास करना बेकार होगा कि वे अपने वर्ग और अपने स्थितिजन्य पक्षपातों, पूर्वाग्रहों और दोषों से मुक्त होंगे। इस भाषा या इन टिप्पणियों को आज कोई भी बहुत कड़ी या तीखी आलोचना नहीं मानेगा, लेकिन उस वक्त सरकारी अधिकारियों पर, जो अपने को ऐसी आलोचनाओं से परे मानते थे, इनका असर बम की तरह हुआ। एक नेटिव यानी देसी आदमी, इस शब्द का प्रयोग अपमानपूर्ण ढंग से किया जाता था। एक नेटिव की हिम्मत कैसे हुई कि वह प्रशासन के यशस्वी नाम पर अपने अपवित्र हाथ रख सके, और वह भी विधान परिषद के शांत गंभीर माहौल में। वित्त सदस्य जेम्स वेस्टलैंड सदन में बोलने के लिए खड़े हुए और उस नई प्रवृत्ति का जोरदार विरोध किया जिसका प्रवेश मेहता ने इस काउंसिल में कराया है। इसके अलावा मेहता ने एक बहुत ही विशिष्ट सेवा के विरुद्ध, जिसने साम्राज्य के निर्माण के सुदृढ़ीकरण में भूमिका निभाई है, मिथ्यावाद उच्चारित किए थे तथा एक वर्ग के रूप में उसे पक्षपातपूर्ण, पूर्वाग्रही तथा साधारण न्याय करने में भी पूर्णतः अक्षत ठहराया था। मेहता की टिप्पणियां उस प्रतिष्ठा के बिल्कुल विरुद्ध थी जो इस काउंसिल ने अपनी गरिमा, गंभीरता और विचारपूर्णता, जो इसके अंदर होने वाले व्याख्यानों में दिखाई पड़ती है, के कारण उचित ही अर्जित की है। दूसरे शब्दों में मेहता पर यह आरोप लगाया गया कि उन्होंने औपनिवेशिक विधायिका की भूमिका और चरित्र बदल दिया है। भारतीय लोगों की प्रतिक्रिया इसके बिल्कुल विपरीत थी। फिरोज शाह मेहता को भारत के राजनीतिक लोगों ने हाथों हाथ लिया, यहाँ तक कि तिलक जैसे उनके राजनीतिक विरोधियों ने भी। तभी वेस्टलैंड की इस बात से सहमत थे कि विधान परिषदों में एक नई प्रवृत्ति का उदय हुआ है। मंच से या पत्र पत्रिकाओं द्वारा ऐसी आलोचनाओं के तो वे अभ्यस्त थे, लेकिन यह एक नया अनुभव था कि गौरवपूर्ण परिषद कक्षों में भी इतनी तीक्ष्ण और निर्भीक आलोचना गूंज सकती है। लाहौर से प्रकाशित
ट्रिब्यून ने लिखा, वह आवाज़ जो इतने दिन तक परिषद के कक्ष के बाहर गूंजती थी, यानी जनता की आवाज़, निर्वाचन के खुले दरवाजे से अंदर प्रवेश पा चुकी है। श्री मेहता जनता के प्रतिनिधि के रूप में बोलते हैं। सर जेम्स वेस्टलैंड का विरोध उस नौकरशाही की चीख पुकार है जिसे उसके अपने अखाड़े में ही चित्त कर दिया गया है। फिरोज शाह मेहता जब भी विधान परिषद में बोलने के लिए खड़े होते थे, उनके तीक्ष्ण प्रहारों से नौकरशाही बिलबिलाने लगती थी। जिस कुशलता के साथ उन्होंने भारतीयों के मनों पर जादू किया और ब्रिटिश भारतीय सरकार तथा आत्ममुग्ध नौकरशाही के नैतिक प्रभाव और प्रतिष्ठा के परखच्चे उड़ा दिए, उसके कुछ और उदाहरण यहाँ प्रस्तुत हैं। शिक्षित भारतीयों और शिक्षा को उन दिनों साम्राज्यवादी प्रशासकों ने हवा बना रखा था, जैसे इतिहासकारों की साम्राज्यवादी धारा ने आज भी बना रखा है, क्योंकि उच्च शिक्षा असंतुष्टि और राजद्रोही बाबू वर्ग पैदा कर रही थी। अतः उसमें कटौती करने के लिए सरकार को यह सुविधाजनक लगा कि विशिष्ट वर्ग की उच्च शिक्षा पर होने वाले खर्च को जनसाधारण की प्राथमिक शिक्षा पर होने वाले खर्च में बाधक साबित किया जाए। इसके पीछे ब्रिटिश नौकरशाही के असली इरादे को रेखांकित करते हुए फिरोज शाह मेहता ने कहा, प्रजा को शासकों के धरातल तक ले जाने की बात तो मनोहर लगती है, लेकिन प्रजा आपकी एड़ी पर जोर देती है तो आखिर मानव स्वभाव कमजोर होता ही है और व्यक्तिगत अनुभव इतना ज़्यादा असुविधापूर्ण है कि उलटकर चोट करने का लालच रोक पाना कठिन हो जाता है। इसलिए अधिकांश नौकरशाह प्रत्येक भारतीय कॉलेज को विश्वासघातियों की टोली का पालना समझ रहे थे और मान रहे थे कि वे जितने कम हों उतना अच्छा है। फिर है नौकरशाही पर तीक्ष्ण प्रहार। एक दूसरे व्याख्यान में उच्च शिक्षा में प्राथमिक शिक्षा के लिए कोषों का स्थानांतरण करने की सरकारी इच्छा पर टिप्पणी करते हुए मेहता ने कहा कि इससे मुझे अपेक्षाकृत एक बड़े परिवार के स्नेहपूर्ण और शुभ चिंतक पिता की याद आती है, जो अक्सर शाम को रास्ते के मकान की ओर निकल जाता था। माँ ने उससे बड़े बच्चों की शिक्षा के लिए कुछ करने को कहा तो उसने आंखों में आंसू भरकर कहा कि तुम्हें सोचना चाहिए कि घर में जब छोटे बच्चों के लिए पर्याप्त भोजन वस्त्र भी नहीं है, ऐसी स्थिति में तुम्हारा यह अनुरोध क्या अनुचित नहीं है। वह बेचारी और इस सच्चाई को कैसे अनदेखा कर सकती थी, खासकर जब भूखी निगाहें उसकी ओर निहार रही हों। लेकिन इसके साथ ही यह कटु विचार भी उसके दिमाग में अनायास ही आया कि यदि उदार पिता को शराब और जुए पर थोड़ा कम खर्च करने के लिए राजी किया जा सके तो न केवल बच्चों को भोजन और वस्त्र मिल सकता है, बल्कि अच्छी शिक्षा भी दिलाई जा सकती है। इसी तरह सज्जनों, जब हमें गरीब जनता की सफाई, शुद्ध जल, चिकित्सा और प्राथमिक शिक्षा जैसी फौरी जरूरतों की याद दिलाई जाती है, तो क्या हम विनम्रता के साथ यह अर्ज नहीं कर सकते कि यदि देश के विशाल और विकासमान संसाधनों को तरह तरह की सनकों और विलासिताओं पर, महंगे आवासों और राजसी फर्नीचर पर, गर्मी के दिनों में पहाड़ों की यात्रा पर, सीमांत प्रदेशों की तफरीहों पर और इन सब के अलावा एक गैर जिम्मेदार सैन्य नीति की खर्चीली और कभी न तृप्त होने वाली मांगों पर क्रूरता पूर्वक नहीं लुटाया जाता और उन्हें लोगों के द्वारा जो इसकी आवश्यकताओं के बारे में इसी ढंग से सोच सकते हैं कि अपने स्वार्थों और महत्वाकांक्षाओं के लिए स्थान निकाल सकें, तो न केवल जनता की
इन आवश्यकताओं के लिए बल्कि उच्च शिक्षा के लिए भी कोष निकल आएगा। ब्रिटिश अधिकारी अक्सर यह कहा करते थे कि भारत के किसान गरीब हैं और कर्ज में डूबे रहते हैं, तो इसीलिए कि वे शादी ब्याह और त्योहारों पर बेतहाशा खर्च करते हैं। 1901 में बम्बई की विधान परिषद में एक विधेयक पेश किया गया, जिसका उद्देश्य किसानों का भूमि स्वामित्व का अधिकार छीन लेना था, ताकि वे फिजूल खर्ची के कारण अपनी ज़मीन बेच न सकें। मेहता ने भारतीय किसानों पर लगाए जाने वाले इस आरोप का खंडन किया और विधेयक का विरोध करते हुए किसानों के इस अधिकार की वकालत की कि वे भी अपने जीवन में कुछ आनंद भर सकें और कभी कभी खुशी मना सकें। औसत भारतीय मजदूर की ज़िंदगी क्या है? मेहता ने कहा, मिट्टी के कुछ नए बर्तन, कुछ जंगली किस्म के फूल, देहाती टमटम, पेट भर खाना, रद्दी किस्म की सुपारी, पान और सस्ती किस्म का तंबाकू और कभी कभार सस्ते भड़कीले गहने। यही तो वे चंद खुशियां हैं जो एक सामान्य गृहस्थ, जिसकी जिंदगी सुबह से शाम तक एक थका देने वाले श्रम की अटूट कड़ी है, त्योहार के मौके पर महसूस करता है। और जब सरकार अपने बहुमत के बल पर इस विधेयक को पारित कराने पर अड़ गई, तो मेहता ने भारत के संसदीय इतिहास में एक अभूतपूर्व कदम उठाया। वे गोखले, जी के पारेख, बालचंद्र कृष्ण और डी.ए. खरे के साथ विधान परिषद से बहिर्गमन हो गए। एक बार फिर नौकरशाही उनसे कुपित हो उठी। टाइम्स ऑफ इंडिया ने तो, जिसके मालिक उस समय अंग्रेज थे, यहाँ तक लिखा कि इन सदस्यों से इस्तीफा दिलवा देना चाहिए। अंतिम उदाहरण, मदपान रोकने के नाम पर उसे बढ़ावा देने की सरकार की उत्पाद शुल्क नीति की आलोचना करते हुए मेहता ने 1898 में टिप्पणी की कि उत्पाद शुल्क विभाग उस उपदेशक के उदाहरण का अनुकरण करता प्रतीत होता है, जिसका कहना था कि यद्यपि मैं अच्छे सिद्धांतों की शिक्षा देने के लिए बाध्य हूँ, लेकिन उन पर अमल करना कतई जरूरी नहीं है। फिरोज शाह मेहता स्वास्थ्य ठीक न रहने के कारण 1901 में अपनी वैश्विक विधान परिषद से रिटायर हुए। उन्होंने अपनी जगह 35 वर्षीय गोखले को निर्वाचित कराया, जो पूना सार्वजनिक सभा के सचिव और सुधारक के संपादक के रूप में तब तक प्रसिद्ध हो चुके थे। 1897 में लंदन में भारत में खर्च पर रॉयल कमीशन के समक्ष उन्होंने भी गवाही दी थी कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी, डी.ई. वाचा, जी. सुब्रमण्यम अय्यर तथा दादा भाई नौरोजी जैसे धाकड़ नेताओं से भी ज़्यादा उभर कर आए थे। गोखले फिरोज शाह मेहता के योग्य उत्तराधिकारी से कुछ ज़्यादा ही साबित हुए। गोपाल कृष्ण गोखले एक असाधारण बुद्धिजीवी थे और न्यायमूर्ति रानाडे और जीवी जोशी ने उन्हें भारत की आर्थिक स्थितियों को अच्छा अध्ययन कराया था। वे कुशल वक्ता नहीं थे और न तिलक, नौरोजी तथा आर.सी. दत्त की तरह कठोर और शक्तिशाली भाषा का इस्तेमाल ही करते थे। न वे मेहता की तरह परिहास, व्यंग्य और कटाक्ष का सहारा लेते थे। एक वक्ता के रूप में विनम्र, तर्कपूर्ण, शिष्ट, अलंकार रहित पर स्पष्ट थे। उनका ज्ञान काफ़ी विस्तृत था और वे तथ्यों के तर्क, शांत और तार्किक प्रस्तुतिकरण तथा विश्लेषण पर ज़्यादा निर्भर करते थे। परिणामतः उनके भाषणों से न तो किसी का मनोरंजन होता था और न कोई आहत महसूस करता था, लेकिन अपनी बौद्धिक शक्ति के कारण वे धीरे धीरे श्रोताओं या पाठकों को अपनी गिरफ्त में ले लेते थे। गोखले की विशेष प्रसिद्धि उनके बजट भाषणों से होती थी, जिनकी विस्तृत रिपोर्ट
दैनिक पत्रों में छपा करती थी और पाठक सुबह के अखबार की व्यग्रता से प्रतीक्षा करते रहते थे। उनकी भूमिका विधान परिषद को एक खुले विश्वविद्यालय में बदल देने की होती थी, जिसके द्वारा जनसाधारण के बीच राजनीतिक शिक्षा फैलाई जा सके। 26 मार्च 1902 को उनके पहले बजट भाषण ने ही उन्हें भारत का सबसे बड़ा संसदीय व्यक्तित्व साबित कर दिया। वित्त सदस्य एडवर्ड लो ने 7 करोड़ की बचत वाला बजट प्रस्तुत किया था, जिसके कारण पूरे सदन में उनकी वाहवाही हो रही थी। और तभी गोखले बोलने के लिए खड़े हुए। उन्होंने कहा कि मैं अंतश्चेतना के कारण बचत की इस बड़ी राशि पर बधाई देने वालों में शामिल नहीं हो सकता। इसके विपरीत बचत वाले बजट देश की स्थिति और देश की वित्तीय स्थिति के बीच समन्वय के पूर्ण अभाव का उदाहरण है। गंभीर मंदी और दरिद्रता का समय आने के कारण इस तरह की बचतें समुदाय के प्रति अन्याय हैं। गोखले के भाषण का मुख्य बिंदु भारत की गरीबी थी। उन्होंने इस समस्या के सभी पहलुओं की जांच की और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अधिकांश लोगों की भौतिक स्थिति तेजी से गिर रही है और यह घटना दुनिया के आर्थिक इतिहास में सर्वाधिक दुखद है। इसके बाद उन्होंने बजट का विस्तृत विश्लेषण शुरू किया। उन्होंने आंकड़ों द्वारा साबित किया कि किस तरह सूखा और अकाल के समय भी लगान और नमक कर का परिमाण बढ़ता गया था। उन्होंने इन 2 करों में कटौती की मांग की और कहा कि कर योग्य आय की न्यूनतम राशि को बढ़ाकर 1000 रुपये कर देना चाहिए, ताकि निम्न मध्यम वर्ग के लोगों को परेशानी न हो। उन्होंने सेना और भारतीय सीमाओं के परे क्षेत्रीय विस्तार पर भारी खर्च की भर्त्सना की और उसके बजाय शिक्षा तथा उद्योग पर खर्च बढ़ाने की मांग की। उन्होंने कहा कि भारत का वित्तीय प्रबंध बताता है कि भारतीय हितों को अनिवार्य रूप से विदेशी हितों के अधीन किया जा रहा है। उन्होंने भारतीय वित्त व्यवस्था की दुर्बल स्थिति और लोगों की गरीबी का संबंध भारतीय अर्थव्यवस्था और राज्य तंत्र की औपनिवेशिक हैसियत से जोड़ा। लोगों पर गोखले के बजट भाषण का असर बिजली की तरह हुआ। जैसा कि उनके जीवनीकार B.R. नंदा ने लिखा है, बायरन की तरह वे भी कह सकते थे कि एक सुहानी सुबह वे सोकर उठे और पाया कि प्रसिद्ध हो चुके हैं। उनके कटुतम आलोचकों ने भी साथ साथ उनकी प्रशंसा की और राष्ट्रीय प्रेस का तो कहना ही क्या, उसने तो उन्हें सिर पर उठा लिया। अगले 10 वर्षों में गोखले ने साहस, दृढ़ता और योग्यता के इस संगम का उपयोग प्रत्येक वार्षिक बजट और तमाम विधेयकों के सिलसिले में किया और इस प्रक्रिया में ढेर सारी चीज़ों को उजागर किया। किसानों का दारिद्र्य और दुख दर्द, भारतीय संपत्ति का दोहन, औद्योगिक विकास की सरकारी उपेक्षा, गरीबों पर टैक्सों का बोझ, प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य और चिकित्सा सुविधाओं जैसे कल्याणकारी कार्यों का अभाव, प्रेस तथा अन्य नागरिक स्वतंत्रताओं के दमन की सरकारी चेष्टा, ब्रिटिश उपनिवेशों में भारतीय मजदूरों की दासों जैसी हैसियत, भारतीयों का नैतिक ह्रास, भारतीय अर्थव्यवस्था का पिछड़ापन और शासकों द्वारा भारतीय हितों का पूर्ण दमन, वायसराय से लेकर एकदम नीचे के अधिकारी तक ब्रिटिश शासन की नीतियों की इस तीक्ष्ण और आघातकारी आलोचना से कुपित रहते थे। लेकिन सच्चाई के आगे वे कर भी क्या सकते थे। 1904 में वित्त सदस्य लो की उत्तेजना इस रूप में फूटी जब वे इस काउंसिल की मेज पर अपना स्थान ग्रहण करते हैं तो वे अचेतन रूप में अभ्यस्त मातम मनाने वालों की भूमिका आचरण
अख्तियार कर लेते हैं और सरकार की गलतियों पर उनका हृदय विदारक रुदन और विलाप इतना दयनीय हो जाता है कि वह लंबे अभ्यास और प्रशिक्षण से ही संभव है। गोखले के बजट भाषण सरकारी अधिकारियों में इस कदर भय उत्पन्न करते थे कि 1910 में वाइसराय लॉर्ड मिंटो ने राज्य सचिव से R.W. कार्लाइल को वित्त सदस्य नियुक्त करने को कहा, क्योंकि उन्हें व्यक्तिगत रूप से एक प्रत्याशित आक्रमण की खबर मिली थी, जिनमें गोखले हमारी पूरी राजस्व पद्धति पर विचार करेंगे और यह महत्वपूर्ण है कि हम उसका सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार रहें। गोखले को इसका पूरा प्रतिदान भी मिला, जनता के प्यार और आदर के रूप में। उनकी संसदीय उपलब्धियों पर लोगों को गर्व था और उन्हें विपक्ष के नेता की सम्माननीय उपाधि दी गई। गांधी जी ने उन्हें अपना राजनीतिक गुरु माना और तिलक ने, जो आजीवन उनके राजनीतिक विरोधी रहे, उनकी अंत्येष्टि पर कहा, भारत का यह हीरा, महाराष्ट्र का यह रत्न, कार्यकर्ताओं का यह राजकुमार चिता स्थल पर शाश्वत निद्रा में निमग्न है। इस पर निगाह डालिए और इसका अनुकरण करने की कोशिश कीजिए।